बोलिए भारत माता की जय। मंचासीन हमारे मध्य प्रदेश लोधी समाज के अध्यक्ष मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई श्री जालिम सिंह जी पटेल जी, मंच के ऊपर आसीन सभी सम्माननीय विधायकगण, मंच पर आसीन सभी सम्माननीय अतिथिगण तथा यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों। मैं अभी जालिम सिंह भी मुन्ना है और फुदून भी मुन्ना है, तो मैं जालिम सिंह मुन्ना को कह रही थी कि यहाँ तो युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन है, यहाँ अपन लोग का क्या काम है, भाषण क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बाद में वही मेल मुलाकात का बातचीत का दौर फिर इसके बाद में शुरू हो जाएगा। तो मुझे सुनकर के प्रसन्नता हुई। मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के युवक और युवती लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ भोपाल में। और आप लोगों के सामने जिंदगी एक खुला आसमान लेकर के खड़ी हुई है। अच्छे जीवन साथी का अपने जीवन में चयन करिए और आज के ज़माने के हिसाब से चलिए। आज के ज़माने में पत्नी दासी नहीं है, आज के ज़माने में पत्नी देवी भी नहीं है। पहले मैं तो इसको बहुत बड़ा षड्यंत्र मानती थी कि या तो उसको देवी बना देते थे या दासी। अब देवी बना दिया तो इसका मतलब ये है कि आप देवी हो। तो आप क्यों देवी हो? क्योंकि आप सबके खाने के बाद खाती हो। आप क्यों देवी हो? क्योंकि आप सबके सोने के बाद सोती हो। आप क्यों देवी हो? क्योंकि घी बच गया तो ठीक, नहीं तो सूखी रोटी खा लेती हो। आप क्यों देवी हो? दूध बचा तो ठीक, नहीं तो चटनी के संग ही रोटी खा करके गुजारा कर लेती हो। आप क्यों देवी हो? कंबल नहीं मिला तो कच्ची ओढ़ लेती हो, इसलिए देवी बोलते थे। और या फिर दासी हो, चलो चाय बनाओ, चलो ये करो, और बिल्कुल नतमुख खड़ी हुई है। मुझे तो दोनों ही बातें अच्छी नहीं लगती थी। मैं अपनी माँ का रूप देखती थी और अपनी भाभीियों का भी, दो पीढ़ियों को एक साथ देखती थी। यहाँ जितनी लड़कियाँ आई हैं मैं उनको कहूँगी कि आपको एक नया स्वरूप बनाना है। आज के ज़माने ने आपका बना दिया, आपको वो अवसर प्रदान कर दिया इस ज़माने में। आपको ना देवी बनना है और ना दासी, आपको जिंदगी के रथ का दूसरा पहिया बनना है, गृहस्थी के रथ का दूसरा पहिया। गृहस्थी के रथ में दो पहिए होते हैं, एक पहिया पुरुष का होगा, एक पहिया स्त्री का होगा, और दोनों पहिए का सम्मान भी बराबर होता है, दोनों पहियों का अधिकार भी बराबर होता है, लेकिन दोनों पहियों की जिम्मेवारी भी बराबर की होती है। इसलिए अब ना देवी ना दासी, बल्कि रथ का दूसरा पहिया। और अब मैं आ जाऊँ, ये तो मैंने महिला मतलब लड़कियों को बता दिया, बेटियां जो यहाँ आई हैं बेटियों को बता दिया। अब मैं बेटों को भी बता देती हूँ कि बेटों को भी एक बात समझ करके समझ चलना है कि आज की स्त्री की डिमांड क्या है, आज की स्त्री क्या चाहती है, उसकी मनोकामना क्या है। क्योंकि स्त्री की चाहना में अगर अपूर्णता रह गई तो घर चलाना, घर में शांति रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आज की स्त्री की दो इच्छाएं होती हैं, और ये बात को बिल्कुल आप मान लो कि मैं बहुत सोच के बोल रही हूँ। एक उसकी इच्छा होती है कि उसका बहुत सम्मान हो, और दूसरा होता है कि उसको बहुत प्रेम से रखा जाए। अकेले प्रेम से काम नहीं चलता और अकेले सम्मान से काम नहीं चलता। सम्मान और प्रेम का मेल करना पड़ता है कि सम्मान भी रखा जाए और स्नेह भी पूरा किया जाए, तो बहुत सुंदर तरीके से गृहस्थ जीवन का निर्वहन होता है। और मेरे को बस एक बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में मैंने महामना मालवीय जी का एक कथन पढ़ा। क्योंकि जितने हमारे भगवान की स्तुतियाँ हैं तो भाई लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, तो उसमें आमतौर पर अच्छी पत्नी की मांग है, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है, नहीं अच्छे पति की मांग है, लेकिन अच्छी पत्नी वाला मामला कि उसके लिए भी कोई व्रत उपवास या पूजा पाठ होता हो, ये नहीं था। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों होता है। तो एक बार ये महामना मालवीय से किसी ने पूछा था कि ये व्रत जो होते हैं वो अच्छे पति के लिए होते हैं, पूजा पाठ अच्छे पति के लिए होती है, तो अच्छी पत्नी के लिए क्यों नहीं होती। तो उन्होंने कहा क्योंकि पत्नियां तो अच्छी होती ही है, इसलिए जरूरत नहीं है कि ये सब किया जाए जिसके लिए। तो एक समाज चला है ऐसा जिसमें कि दुनिया ऐसी अभी तक रही है कि स्त्रियों की कुछ सीमाएं थी। इसलिए आप देखिए ना, रास्ते में फैसिलिटीज का जो निर्माण है वो अभी स्त्रियों के हित में नहीं है। क्योंकि महिला को बाथरूम जाना है तो उसके लिए एक ओट उसको बहुत जरूरी है, और उनका निर्माण जिसको अंग्रेजी में वे साइड फैसिलिटीज कहते हैं,
तो वे साइड फैसिलिटीज में अभी महिलाओं के लिए सुविधाएं नहीं है, क्योंकि महिलाएं ट्रेवल कम कर रही थी, अब वो ट्रेवलिंग कर रही हैं, तो उनके लिए वे साइड फैसिलिटीज का निर्माण होना चाहिए। इसी प्रकार से मैं एक दूसरी बात कहूँगी कि जो महिलाओं के प्रति अपमान की घटनाएं बढ़ रही हैं, सार्वजनिक उसका अपमान कर देने की, उसमें अकेले पुलिस से काम नहीं चलेगा, उसमें घर में एजुकेट करना पड़ेगा बचपन से लड़के को कि बहन को तुम कितना सम्मान तुमको करना है, इसका ध्यान रखो, क्योंकि एक मोहल्ले में तुम्हारी बहन का अपमान हो रहा है तो किसी और मोहल्ले में किसी और की भी बहन का अपमान हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखो कि तुम कभी भी इसी प्रकार के किसी भी उसमें भागीदारी ना करो, कभी इस प्रकार के प्रयोजन में, और उसमें हमेशा महिला की रक्षा के लिए सामने आओ। ये बहुत जरूरी है कि ये सजगता हो, ये सजगता ही होगी जो समान, क्योंकि अब समानता की बात आ गई है, वर्क प्लेस पे जाने की बात आ गई है, खुले में जाने की बात आ गई है, खुले में ट्रेवलिंग करने की बात आ गई है। स्त्री को निर्भय होकर के विचरण करना चाहिए, और ये निर्भयता जो है यही सबसे बड़ा उपहार होगा किसी सरकार का। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, आज उनका दिन है तो मैं उनको याद करूँगी, वो कहा करते थे कि सुशासन का मतलब क्या होता है, सुशासन की पहचान क्या है, अच्छे शासन की, गुड गवर्नेंस जिसको बोलते हैं। तो वो कहते थे गुड गवर्नेंस की पहचान के बारे में एक राजा ने एक संत से कहा कि महाराज मैं राजा हूँ और मेरा राज्य सुशासन हो जाए, इसके लिए आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे मानूं कि मेरे राज्य में सुशासन है, मतलब गुड गवर्नेंस जिसको बोलते हैं ना, अच्छा शासन है, इसका सबूत क्या होगा, मैं कैसे समझ पाऊंगा, मुझे प्रमाण क्या मिलेगा कि मेरे राज्य में अच्छा शासन है। तो उन्होंने कहा इसका सबूत ये होगा कि जब 16 साल की एक सुंदर लड़की सिर से पांव तक सोने से मरी हुई जंगल में भी आधी रात को अकेली निकल जाए बिना डरे, तो समझ जाना कि गुड गवर्नेंस आ गई है, ये गुड गवर्नेंस की पहचान होती है। क्योंकि नारी वीकर सेक्शन में आ रही है, और वीकर सेक्शन में भी वीकेस्ट सेक्शन में आ रही है। अगर वीकेस्ट सेक्शन ही स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन में आ गया और उसके अंदर से डर अगर निकल गया है, तो इसका मतलब है कि अब ये पूरी तरह से निरापद जीवन हो गया है, सज्जनों को अभय का दान हो गया है और दुर्जनों के अंदर भय का संचार हो गया है, ये तय हो गया है। दूसरी बात आज मुझे कहनी है, हमारे समाज में ये कार्यक्रम किया है, रानी अवंतीबाई जी हैं, ब्रह्मानंद जी हैं और हृदय शाह जी, उनकी तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। ये दो महापुरुष हैं जो सभी समाजों के द्वारा आदरणीय हैं। इसलिए जब मैं रानी अवंतीबाई जी के बलिदान स्थल पर गई थी, जहाँ मैंने मुन्ना यानी जालिम सिंह, यहाँ दो मुन्ना है ना, इसलिए एक प्रोफेसर सिंह और एक जालिम सिंह, अब दोनों ही मुन्ना हैं। तो मैंने मुन्ना को कहा कि मुन्ना तुम पदयात्रा करो और तुम रानी अवंतीबाई के बलिदान स्थल तक पदयात्रा करो। तो मुन्ना ने गोटे गांव से अवंतीबाई के बलिदान स्थल तक पदयात्रा की, और मुन्ना को 2-3 दिन पहले बहुत बुखार आ गया पदयात्रा में। मेरे को समाचार मिला तो बहुत चिंतित हुई, लेकिन जब मुन्ना वहां पहुंचा बुखार में भी चल दिया। ये जो महापुरुष हैं, ये बात आती है कि जैसे मैं ही हूँ, मैं महापुरुष की बात नहीं कर रही हूँ, उदाहरण की सॉरी मैं तो खुद को महामूर्ख किस्म का व्यक्ति मानती हूँ, लेकिन मैं बात बता रही हूँ कि जब संन्यास ले लिया तो कोई जाति कैसे हो सकती है आपकी। परिवार का भी अब मैंने कह दिया कि अब हो गया परिवार, अब हम बुआ मौसी चाची मामी तो हम नहीं थे, लेकिन बुआ मौसी थे, तो वो भी छोड़ दिया मैंने। लेकिन एक बात मुझे आज तक पता है कि मैं सबको छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। आपका जो दावा है ना मेरे ऊपर, वो नहीं छोड़ सकती। आपका दावा है मेरे ऊपर, उसको मैं कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। और उसी दावे के नाते से मैं आपको एक बात कहूँगी, क्योंकि हो सकता है कि हम इतने सारे लोग इकट्ठे ना हो पाए। यहाँ मंच पर और सामने वो सारे लोग बैठे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। मुन्ना आपके सामने खरगोश का और कछुए का उदाहरण दे रहे थे कि किस तरह से कौन कौन जीता था। मुन्ना अंत में कछुआ जीता था। मुन्ना का ये कहना है कि दोनों जीत सकते हैं, लेकिन दोनों का जीतने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। क्या बोलते हैं, क्षेत्र अलग अलग होना चाहिए। और अगर इकट्ठे हो जाए तो फिर कौन जीतेगा मुन्ना? तो बता, दोनों इकट्ठे हो गए तो कौन जीतेगा?
दोनों। टेक्निक क्या है, इसकी रणनीति क्या बनानी चाहिए। तो 30-40 लोकसभा सीटों पर आपका आधिपत्य है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका दिल है रेशम का, रेशम का दिल है। आपको फोटो दिखा दिया जाता है कहीं कल्याण सिंह का और कहीं उमा भारती का। वैसे मेरा फोटो कभी नहीं दिखाती, चुनाव में जरूर दिखाया जाएगा। हाँ, कल्याण सिंह जी का भी यही हाल है, वैसे फोटो नहीं दिखाएंगे लेकिन चुनाव में दिखाएंगे। तो आपका दिल आ जाता है कि हमारा नेता जिधर है हम भी उधर हैं। नहीं, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना, अपने स्थान के लिए लड़ना। आज मैं आपको बोल के जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो। क्यों? मैं भले ही किसी जाति की नहीं हूँ, सन्यासी किसी जाति का नहीं रहता, लेकिन कोई जाति तो मेरी है, किसी जाति का तो मुझ पर अधिकार है ना, उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मैं अपने कुल को कैसे ठुकरा सकती हूँ, मैं अपने वंश को कैसे ठुकरा सकती हूँ? उसका तो मेरे शरीर में खून बह रहा है, आपका मेरा खून बह रहा है, आपका खून मेरे अंदर बह रहा है, उसको मैं कैसे नकार सकती हूँ? आपको नकार दूंगी तो मेरा तो वजूद ही मिट जाएगा। मैं आपको कैसे नकार दूंगी? जो मैं हमेशा आपको एक शेर सुनाती हूँ ना, शेर हमेशा ही सुनाया होगा, ये तेरा ही नूर है जो चमकता है मेरे चेहरे पर, वरना मुझे कौन पूछता है ना अंधेरों में। तो इसलिए ये तो आप हो, तो मैं आपको ही, मैंने सोचा कि मैं खुल के ही आपको बोलूंगी कि नहीं, आपको ग्रांटेड नहीं होना, आप किसी के पट्टे में नहीं लिखे गए। मैंने आपकी किसी को कोई रजिस्ट्री नहीं की है, किसी नेता ने आपकी रजिस्ट्री किसी को नहीं की हुई है। आपको जीतने की टेक्निक, जीतने की रणनीति में रहना है कि हमारा स्थान क्या है, हमारी स्थितियां क्या है, हमारे टिकट कितने हैं, हमारा सम्मान कितना है, हमारी पूछ परख कितनी है, हमारी बात का कितना सम्मान है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसलिए अब आई मेरी बात, तो मुझे फोन आते हैं यहाँ मत आइए चुनाव प्रचार में ना। मैं बीजेपी की समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मेरे स्वभाव में कि हम जहाँ हैं वहाँ धोखा नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, ये स्वभाव में है। आपके में भी, आपसे ही तो सीखा है मैंने। लोग मुझे पूछते भी हैं कि आपको चापलूसी और चमचागिरी क्यों नहीं आती है, तो मैं कहती हूँ क्योंकि मैं लोधी समाज में पैदा हुई हूँ, हम लोग को नहीं आता, हम लोग को साजिश करनी नहीं आती, हमको चापलूसी करनी नहीं आती, हमको युद्ध करना आता है और युद्ध में जीतना आता है, हमको इसमें नहीं आता है। तो मैं तो जब बीजेपी से मुझे निकाल दिया गया और ये क्योंकि यहाँ सरकार बनाने की इनसे सरकार बनवा लो, उस समय तो बीजेपी के अधिकतर नेता पांव पड़ते थे, उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री की फोटो छपते थे पांव पड़ते हुए। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति थी जो गांव के किसान के खेत से निकल के आई और महल के राजा को धूल चटा दी, जो 10 साल से यहाँ पर जमा हुआ था। और उस धूल चटाने में आप लोगों की एकजुटता बहुत काम आई। और जब मुझे निकाल दिया गया तो निकालने का कारण भी तिरंगा था, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, मैं चुनाव नहीं हारी थी, तिरंगे की शान के लिए छोड़ गई थी। और इसलिए उसके बाद जो स्थितियां बनी थी उसका परिणाम आया कि उन्हें तो निकाल नहीं था, डिजाइन पहले से बनी हुई थी, मेरे को निकाल दिया गया। अब जब मेरे को निकाल दिया गया तो फिर तो तय था ना कि मैंने तो राजनीति छोड़नी नहीं है, क्योंकि मेरी राजनीति नेताओं ने तय नहीं की है। मेरी राजनीति उन असहारा और बेसहारा लोगों ने तय की है जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता, उनकी आवाज मैं सुनती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, उनके आंसू पहुंचती हूँ। मेरी राजनीति उनने तय की है और इसलिए मैंने अलग पार्टी बनाई, क्योंकि जब मुझे निकाल दिया तो मैंने पार्टी बनाई। लेकिन मेरी पार्टी ने उन आदर्शों को नहीं छोड़ा जो भाजपा के आदर्श थे, जो भाजपा की स्थापना के मूल तत्व थे, वो मेरी पार्टी के अंदर कायम रहे। इसलिए जब मैं वापस आई तो भाजपा के लोगों को लगा ही नहीं कि मैं कभी चली गई थी, क्योंकि मैंने कुछ चीजों पर समझौता करने के लिए मना कर दिया। जैसे मुझे कहा गया आप राम का नाम लेना बंद कर दो तो हम आपको उत्तर भारत का सबसे बड़ा नेता बना देंगे, कई दलों ने मुझे कहा। मैंने कहा जो मेरे राम का नहीं होगा वो मेरे काम का नहीं होगा। कल्याण सिंह जी ने भी यही कहा, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी रह सकती थी अगर उन्होंने 6 दिसंबर को कार सेवकों पर गोली चलाने का ऑर्डर नहीं दिया होता, ऑर्डर दे दिया होता, उन्होंने नहीं दिया। बाद में राष्ट्रीय एकता परिषद ने उनको दंडित भी करवाया गया, 1 दिन का उनको दंड मिला था, आपको पता होगा, 1 दिन का।
तो कल्याण सिंह जी से पूछा गया कि आपने राष्ट्रीय एकता परिषद में जो कथन लिख करके दिया कि मैं इस मॉन्यूमेंट की रक्षा करूंगा मुख्यमंत्री के नाते, आपने उसको पूरा क्यों नहीं किया? आपने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश क्यों नहीं दिया? तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि वो कश्मीर के आतंकवादी नहीं थे जो गोली चलाने का आदेश देता, वो राम के भक्त थे, मैं उन पर कैसे गोली चलाने का आदेश दे सकता था? तो इसलिए हम उन परंपराओं को बनाए हुए हैं। हमारे लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात हमने भाजपा से ही सीखी और उसको मैंने जनशक्ति में कायम रखा। और उसका ही परिणाम आया कि जब मैं वापस आई तो मैं भाजपा में ऐसे वापस ली गई जैसे गंगा से निकली एक गंगा की निर्मल धारा गंगा में वापस लौटी। उनको इस तरीके से मुझे वापस लिया गया, मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं किया गया, क्योंकि उनको पता था कि मैंने सिद्धांतों पर और विचारधारा पर समझौता नहीं किया। लेकिन जब मैं वापस आ गई और मैं बीजेपी का प्रचार करने आती हूँ तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि मुझे फोन नहीं करना कि यहाँ मत आइए, नहीं, मुझे सब जगह जाना है। ये आपको तय करना है कि आपको वोट देना है कि नहीं देना, मेरा भाषण सुनने के बाद में। मैं आपको कई बार इस बंधन से मुक्त कर चुकी हूँ। मेरा फोटो देख के, मेरा भाषण सुन के मैं आपको गिरवी नहीं रख सकती। मेरी सभा करा जाने के बाद आपको पट्टे में लिख दिया जाए किसी के, मैं वो नहीं कर सकती। जो आपका हित रखेगा, जो आपका सम्मान रखेगा, जो आपका आर्थिक उत्थान, सामाजिक सम्मान और सत्ता में बराबरी की भागीदारी का ध्यान रखेगा, आपको उसको वोट देना होगा। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे जब दौरे बनते हैं तो कई मैं कहती भैया बीच में तो 2 विधानसभाएं हैं, तो तुम कुत्ते क्या ले जा रहे हो? क्योंकि वहां लोधी है। उस समय पर लोधी को ऐसे ढूंढते हैं जैसे चिटियां शक्कर को ढूंढती हैं, ऐसे। और फिर दिखा दो उमा भारती की शक्ल, मिल जाएंगे वोट। नहीं, मुझे आपकी शक्ल देख के बहुत अच्छा लगता है। आपको मैं सच्ची बताऊं, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। आप यकीन करिए, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं इतनी खुश होती हूँ आपके बीच में आकर के कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मुझे आप एक व्यापक परिवार लगते हो मेरा। एक अंग्रेजी का वाक्य एक लड़की ने मेरी डायरी में लिखा था, बहुत अच्छा। सिंगापुर में जब मैं प्रवचन करती थी तो लड़की पूरे टाइम मेरे पीछे 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 कहीं भी मैं जाऊँ तो दिखती थी। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि मैं आपको डायरी भेंट करूंगी, तो क्योंकि मैंने कहा तुम मेरा पीछे ही नहीं छोड़ती हो। और ये बात है 1978 की, तब मैं 17 साल की थी, लेकिन पूरी दुनिया घूम रही थी, प्रवचन करने गई हुई थी सिंगापुर। तो लड़की ने इतनी सुंदर डायरी में एक बात लिखी थी अंग्रेजी में, तो मैं अभी अंग्रेजी बताऊंगी, हिंदी बताऊंगी या फिर अपनी बात खत्म कर दूंगी। उसने लिखा, आई लव यू नॉट फॉर व्हाट यू आर बट फॉर व्हाट आई एम व्हेन आई एम विद यू। उसने लिखा कि मैं आपसे इसलिए प्रेम नहीं करती हूँ कि आप क्या हो, मैं आपसे इसलिए प्रेम करती हूँ कि मैं क्या होती हूँ जब मैं आपके साथ होती हूँ, मैं क्या हो जाती हूँ। मैं भी आपको यही कहूँगी, आई लव यू नॉट फॉर व्हाट यू आर बट फॉर व्हाट आई एम व्हेन आई एम विद यू। मैं आपको इसलिए प्यार नहीं करती हूँ कि आप क्या हो, मैं आपको इसलिए प्यार करती हूँ कि मैं क्या हो जाती हूँ जब मैं आपके साथ होती हूँ। मेरा कितना हौसला बढ़ता है, मेरी कितनी ताकत बढ़ती है, मुझे कितना सुरक्षा का बोध होता है आपके साथ। इसलिए मैं आपको सारे बंधनों से मुक्त करती हूँ। जो आपका सम्मान करेगा, जो आपका अपमान करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है, किसने आपका सम्मान रखा, किसने आपका अपमान रखा। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी, मैं आऊंगी, मैं बोलूंगी, उम्मीदवार के पक्ष में बोलूंगी, लेकिन आपको उसी उम्मीदवार को वोट देना है बोला है, क्योंकि मैं अचानक खुल गई। शराब के मैंने तिरंगे पे काम किया, गंगा पे काम किया, घुसपैठ के खिलाफ काम किया। असम में आज घुसपैठ की बदौलत सरकारें बन रही हैं, कर्नाटक में तिरंगे की बदौलत सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में मैंने ही बना के दे दी, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी हमने मिलकर ही राम जन्मभूमि आंदोलन को खड़ा किया। और भी बहुत लोग थे, लेकिन हम 2 लोग तो थे ना, उसकी भागीदारी को इतिहास नकार ही नहीं सकता है। इतना सब कर लिया। अब मुझे लगा कि शराब बर्बाद कर रही है लोगों को,
और शराब और नशे में एक अंतर है। मुन्ना बहुत दिनों से नशे के खिलाफ काम कर रहा है और बहुत लोग यहाँ बैठे जो काम कर रहे हैं। शराब और नशे में अंतर यह है कि नशे के खिलाफ सब हैं, सरकार भी है और समाज भी है। नशे के खिलाफ सबके अभियान चल रहे हैं, सरकार के भी चल रहे हैं और समाज के भी चल रहे हैं। लेकिन शराब और नशे में अंतर क्या है? अंतर ये है, एक बात तो ये है कि सरकार और समाज दोनों के अभियान और दोनों ही दृढ़ संकल्प हैं कि न शराब होने का असर होना चाहिए, न नशे का असर होना चाहिए। लेकिन अंतर क्या है कि नशा अवैध तरीके से आता है, लेकिन शराब सरकार भी बांटती है। शराब, इसमें सरकार को सतर्क रहना कि शराब की नियंत्रित वितरण प्रणाली होनी चाहिए। महिलाएं जहां इकट्ठी होती हो वहां शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिनालय, बौद्धालय जहां भी होते हो उससे आधा किलोमीटर की दूरी तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। स्कूल जहां भी हो वहां आधा किलोमीटर तक शराब की दुकान सरकार को नहीं खोलने देनी चाहिए, और वो भी तब खुलनी चाहिए जब स्कूल की छुट्टी हो जाए, बच्चे घर जाएं। स्कूलों में तो ये भी होना चाहिए। अस्पताल और अदालत के पास में भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहीं लोग पैसा खर्च कर देते हैं। मजदूरों की बस्ती के पास में भी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, और अहाते तो होने नहीं चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अहातों में कैसे शराब पिला रहे हो, बिठा करके लोगों को शराब पिला रहे हो, तो वो कैसे जाएंगे अपने घर? अपने घर जब जाएंगे तो या तो पैदल जाएंगे या वाहन से जाएंगे, या तो खुद मरेंगे या किसी को मारेंगे, और अगर पैदल भी जाएंगे तो दहशत फैलाते हुए जाएंगे। और यातायात नियम, भारत का कानून कहता है कि आप शराब पी करके वाहन नहीं चला सकते। तो जो लोग अहातों में बैठ के 1,000 अहाते कुछ ऐसे हैं जहां 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। 1,000 लोग ऊपर 1,000 लोग शराब पी करके बैठ रहे थे आशना मॉल में, जिसको मैंने बंद करवाया। एक बार में 900 लोग बैठते थे, एक फ्लोर पे 300 लोग बैठते थे। अब मैंने कहा ये बताओ कि क्या इनके लिए हेलीकॉप्टर है? सरकार ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की हुई है कि उस पर बैठ कर घर जाएंगे? कैसे जाएंगे अपने घर? ये पी करके ही घर जाएंगे ना। महिलाओं को कितनी परेशानी है, बच्चों को कितनी परेशानी है। मैंने पूर्ण शराबबंदी के लिए नहीं कहा, मैं मांगती हूं कि अगर मेरा बस चलेगा तो मैं धरती पर एक भी व्यक्ति को शराब नहीं पीने दूंगी, एक भी व्यक्ति को। मैं कहूंगी भैया गाय का दूध पियो, मौसमी का जूस पियो। आखिर आप पीते क्यों हो? आपको क्या परेशानी, आप क्यों पीते हो? तो इसलिए, लेकिन मेरी आस्था है, लेकिन मैं इसमें सहमत हो गई कि आप नियंत्रित शराब की वितरण प्रणाली बनाइए जो सरकार की है। अब ये जो तर्क अभी आया है ये बहुत जरूरी है। मुझे लग नहीं रहा था मैं प्रसंग छेड़ूंगी, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैं अभी किसमें इन्वॉल्व हूँ, वो मैं आपको बता जाऊँ। अभी बिहार में जहरीली शराब पीने से माइक आवाज को खींच रहा है, और कोई खांसी की प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मुन्ना को प्रॉब्लम है खांसी, मुझे नहीं। तो वहां पे 60 से ज्यादा लोग मर गए। तो मुझे पता है किस बात का दुख हुआ, मरने का तो दुख हुआ ही, लेकिन इस बात का हुआ कि उनकी मौत का कुछ लोगों ने जश्न मनाया, ये कह करके देखो शराबबंदी का क्या लाभ होता है, कोई नहीं होता। मतलब जो मेरे अभियान के विरोधी लोग थे उनके लिए वो मौतें नहीं थी, जश्न का मौका था कि देखो बिहार में शराबबंदी है फिर भी जहरीली शराब पीने से लोग मर गए। तब मैंने उनको याद दिलाया कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी नहीं है ना, तो फिर मुरैना में लोग जहरीली शराब पीने से क्यों मर गए? उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है ना, तो फिर प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने से क्यों मर गए? वहां तो शराबबंदी नहीं है ना। इसलिए जहरीली शराब का संबंध है शराब के अवैध धंधे से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, क्योंकि हफ्ता वसूली होती है, वो वसूली थाने में भी हो रही है और अन्य लेवल पे भी हो रही है, और वो वसूली के हाथ वो अजगर की तरह है। वो वसूली अजगर की तरह, अजगर की एक कुंडली होती है और उसकी चपेट में सब आ जाते हैं। इसलिए इसका संबंध इससे है ही नहीं कि वहां पर शराबबंदी है इसलिए जहरीली शराब में लोग मर गए। तो मुरैना में क्यों मर गए लोग? यहाँ तो शराबबंदी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में क्यों मरे लोग जहरीली शराब से? वहां तो शराबबंदी नहीं है। इसलिए मैं ये बात कह रही हूं क्योंकि मैंने तय किया है कि मैंने अगर 5 लाख लोगों को भी शराब पीने से रोक लिया तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। 5 लाख। और इसमें महिलाओं ने मेरा बहुत साथ दिया है। और आपको ये जो आता है ये ध्यान रखिएगा
कि शराब माफिया बहुत खतरनाक है, इसकी ताकत बहुत बड़ी है, राक्षस है, दैत्य है, और ये सबको जकड़े हुए हैं, सारे सिस्टम के जितने भी अंग हैं उनको जकड़े हुए हैं। इसलिए आपको बीच में खबर मिलेगी उमा भारती आगे हो गई, उमा भारती पीछे हो गई, उमा भारती सीट की तलाश में है, उमा भारती राजनीति में जगह ढूंढ रही। अरे मूर्खों, आपको नहीं कह रही, उनको कह रही हूँ जो लिखते हैं या बोलते हैं। मैंने खुद मना किया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, उमा भारती ने मना किया था, और चुनाव से 6 महीने पहले। और मुझे खुद यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अभी 1.5 साल पहले एक दिन गाड़ी में हम बैठ के बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दीदी आप अब की बार मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ना। तो मैंने उनको कहा कि भैया मैं सोचती हूँ कि इस बारे में ये सारा फैसला हमें पार्टी पे छोड़ देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ऐसा कहा है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि फैसला हमें पार्टी पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु सब समान है। मैंने राजनीति में इतनी तपस्या की है, मैं आपको बताऊं कि मुझे भाषा का अंतर भले ही लगता हो, भावनाओं का अंतर कहीं नहीं लगता, एक जैसा प्यार मिलता है सभी जगह पर लोगों का। और इसलिए मेरे अंदर कोई लालसा नहीं है। जब मैं किसी भी काम में लगती हूँ तो मैं अपने आप को झोंक देती हूँ, फिर मैं आगे का सोचती ही नहीं हूँ। तो मुन्ना ठीक ही कह रहा था, खरगोश हो या कछुआ, जीतेगा वही जो तय कर लेगा कि मुझे जीतना ही है, वही जीत पाएगा। और मैं तो सबको बोलती हूँ, जो विधायक हैं, सांसद हैं और हमारी बीजेपी पार्टी के संगठन के पदाधिकारी हैं, कि देखो तुम अपनी मर्यादा में ही बात बोलना, और बैठक होती है वहाँ बोला करो। तुम पार्टी की मर्यादा तोड़ के बाहर शराब को लेके, क्योंकि शराब के खिलाफ सब हैं, सभी लोग हैं, गाली गलौज मत किया करो। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि अंतर है ना कि तुम वन विहार के शेर हो और मैं खुले जंगल का बांध होगा, खुलेगा, इसलिए वन विहार की मर्यादा में रहो। वन विहार के शेर के सामने खाई हुई है और बहुत बड़ी कांटेदार तारों की जाल भी बना हुआ है। अपन को तो आप लोगों ने खुले जंगल का शेर बना दिया है कि दीदी हुंकार भरो, और जहाँ तक हुंकार होगी वहाँ तक लोग आपसे भयभीत रहेंगे। ये जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया है इसको कायम रखिए। मैं बहुत ही सच्ची बता रही हूँ, आप यकीन करो, मुझे कुछ नहीं आता। आज तक मैं खुद इस रहस्य को नहीं समझ पाई कि मैं इतने बड़े बड़े पद मुझे क्यों मिल गए, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ के लायक अपने आप को नहीं समझती। मैं एक ही काम के लायक समझती हूँ कि कोई व्यक्ति मेरे सामने आ गया, मेरे हाथ में रोटी होगी तो मैं उसको दे दूंगी कि तुम खाओ, मैं नहीं खाती। आंसू बहरे होंगे तो मैं आंसू पहुँच लूँगी। कोई महिला अगर मेरे सामने खड़ी हो गई कि मेरा अपमान किया है तो मैं झपट्टा मार के उस पर टूट पड़ूंगी जिसने उस महिला का अपमान किया होगा। कभी गाय को कोई लठ मार के मुझे दिख जाए तो मैं गाड़ी रोक करके और लठ पकड़ के तो उसी को जमा देती हूँ। मैं आपको बताऊं, जो गाय को लठ मार रहा होता है ऐसे दृश्य। और मैं वीडियो नहीं बनाने देती लोगों को, मैं मना कर देती हूँ कि आपने वीडियो बनाया और डाला, मुझे ये गागा नहीं चाहिए अपने लिए, ये मैं आत्मिक संतुष्टि के लिए करती हूँ। तो लोग भी कह देते हैं नहीं नहीं हम वीडियो नहीं बनाएंगे। कई बार ऐसा भी हुआ कि लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटना हुई और मैंने देख लिया हमारा काफिला जा रहा है, काफिला रोक के इतनी सुताई लगाई और गाड़ियों में धर के अपने सिक्योरिटी वालों को कहा कि इनके ऊपर पाँव रख करके बैठो, और फिर उसके बाद उनको थाने को सुपुर्द किया। और मैंने कहा वीडियो मत बना रहे इसका, तो वीडियो नहीं बनने दिया। लोग खुश हुए, लड़कियां खुश हुई कि नहीं नहीं दीदी हमें मुझे अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए, प्रशंसा नहीं चाहिए है, आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद से ही जीवित रह पाऊंगी। मैं तो मिट्टी की मूर्त हूँ, आपने मेरी प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, बस इसको बनाए रखिएगा, अपने आशीर्वाद को बनाए रखिएगा। मैं रानी अवंती बाई को प्रणाम करती हूँ, प्रदेश आदि को प्रणाम करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ, यहाँ उपस्थित नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ, भाइयों को प्रणाम करती हूँ। आप मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मैं आशीर्वाद की शक्ति को कभी बर्बाद नहीं करूंगी। गर्दन कट जाएगी, आप महिलाओं का सिर नहीं झुकेगा और आप भाइयों की मूंछ नीची नहीं हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बोलिए रानी अवंती बाई की।